लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एचेलिक हर्ट का जो कंसेप्ट है लॉ का उसको हम देखेंगे। ठीक है। एचएलए हर्ट की अगर बात करते हैं तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1907 से लेके 1992 तक का है। ठीक है। इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। तो एचएलए हर्ट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ज्यूरिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। ही बिलोंग टू द एनालिटिकल स्कूल। वही सेम स्कूल से ये बिलोंग करते थे। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि एनालिटिकल का मतलब क्या होता है स्कूल का। एंड दिस थ्योरी बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड द सोसाइटी। तो मेन इस थ्योरी का कंसेप्ट क्या है, किसके ऊपर है ये? लॉ एंड सोसाइटी के ऊपर है। ही मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस इन द थ्योरी ऑफ द कैल्स ऑस्टिन एंड द कैल्सन। ठीक है। हमने कल कैल्सन के बारे में और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑस्टिन के बारे में देखा था। तो ये क्या करता है, उनकी जो थ्योरीज थी, जो भी उन्होंने अपने ओपिनियंस दिए थे, उनको क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करता है एज पर द सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग। देन बात करते हैं कि एक्चुअली हर्ट ही वाज बोर्न इन द इंग्लैंड 1907। ही वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस एट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ही रिजेक्ट द ऑस्टिन थ्योरी ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। जो ऑस्टिन की थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया था, हमने ऊपर ही देखा था अभी। एंड हिज लीगल थ्योरी बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड सोसाइटी। उनकी जो थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी? लॉ एंड सोसाइटी के ऊपर थी। ठीक है। दीज आर द बुक्स। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ लॉ, लिबर्टी एंड मोरालिटी, मोरालिटी ऑफ द क्रिमिनल लॉ एंड पनिशमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। देन जो मेन हमारा आता है फोकस, वो हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ लॉ के बारे में। एचएलए हर्ट का क्या कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं एचएलए हर्ट का जो मेन कंसेप्ट है उसके बारे में। तो देखो, एचएलए हर्ट ने अपना जो कंसेप्ट दिया है, वो जो भी लीगल सिस्टम जो भी इनका है, इन द वो के इसमें दो तरीके के उसमें रूल्स बताए गए हैं। तो इन दी हर्ट्स कंसेप्ट ऑफ लॉ देयर आर द टू टाइप द रूल्स इन द लीगल सिस्टम। जो हमारी सोसाइटी में जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर क्या होते हैं, इनके अकॉर्डिंग दो तरीके के रूल्स होते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी रूल्स एंड अनदर इज अ सेकेंडरी रूल्स। पहले हम प्राइमरी रूल्स को देखते हैं कि प्राइमरी रूल्स होते क्या हैं। देखो, पहले हम इसको पढ़ते हैं फिर मैं इसको समझाती हूँ। प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं? Primary rules, the union of which provides key to the science of the jurisprudence. These rules are called the primary rules. Primary rules which impose duty upon the individual, and these rules are binding because of the popular acceptance, such as rules of kinship family, these being unofficial rules. Okay. ठीक है। तो अब हमने इसमें अभी क्या पढ़ा था कि जो प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं। देखो, प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं? बेसिक रूल्स होते हैं जो कि लोगों को क्या बताते हैं कि व्हाट दे मस्ट डू और मस्ट नॉट डू, मतलब उनको क्या करना चाहिए और वो उनको क्या नहीं करना चाहिए, वो ये बताते हैं। इम्पोज करते हैं। ये इम्पोज क्या करते हैं? ड्यूटीज इम्पोज करते हैं इंडिविजुअल के ऊपर, ऑब्लिगेशंस इम्पोज करते हैं, ड्यूटीज इम्पोज करते हैं। एंड पीपल्स क्या करते हैं? उनको फॉलो करना पड़ता है इनको, क्योंकि ये पॉपुलर एक्सेप्टेंस इनका होता है, मतलब पूरी सोसाइटी के द्वारा इनको एक्सेप्ट किया जाता है, तो इसको लोगों के द्वारा इसको फॉलो किया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं अपने जनरल लाइफ के, तो जैसे कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें फैमिली मेंबर्स की। एंड डू नॉट स्टील और थेफ्ट, हमें चीजों को इस तरीके से चोरी या फिर नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो ये जो रूल्स होते हैं प्राइमरी रूल्स का मेन फोकस क्या होता है, मेन पर्पस होता है इनका कि हम किस तरीके से पीपल जो है किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव कर रहा है। ठीक है। तो वो क्या होते हैं? प्राइमरी रूल्स होते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो जो प्राइमरी रूल्स होते हैं इनमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो दे सफर फ्रॉम थ्री मेजर डिफेक्ट्स। इनमें क्या होते हैं? कुछ मेजर डिफेक्ट्स होते हैं। अब कौन कौन से डिफेक्ट हैं? जैसे कि अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है। स्टैटिक कैरेक्टर के रिगार्डिंग होता है और इनसफिशिएंसी होती है। ठीक है। अब इनको अगर हम समझने की कोशिश करें तो अनसर्टेनिटी कैसे होती है, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि व्हाट द रूल्स आर, कि रूल्स क्या होते हैं। ठीक है। कौन से रूल्स वैलिड हैं, किन रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए, और उन रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो क्या पनिशमेंट है, क्या चीजें, ये लोगों को क्लियर नहीं होती है। पीपल मे नॉट नो एग्जैक्टली कि व्हाट आर द रूल्स एंड विच रूल्स आर वैलिड। ओके। ये अनसर्टेनिटी को क्या करता है? डिस्क्राइब करते हैं। अब स्टैटिक कैरेक्टर के अंदर क्या बोल रखे हैं? स्टैटिक कैरेक्टर, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जो कि
एक तरीके से जो कि फिक्स्ड होते हैं, तो चेंज नहीं हो सकते सोसाइटी के साथ में। ऐसे ही है कि ये रूल्स क्या हो सकती है, ये रूल्स क्या है, सोसाइटी जैसे चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग इन रूल्स को इजीली चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इनका कैरेक्टर कैसा है, स्टैटिक है। जो प्राइमरी रूल्स जो हमने पढ़े हैं उनका कैरेक्टर कैसा है, स्टैटिक कैरेक्टर के हैं ये। ठीक है, इनसफिशियंसी का मतलब क्या होगा कि देयर इज नो प्रॉपर अथॉरिटी। इनसफिशियंसी, देयर इज अ नो प्रॉपर अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्प्यूट्स। अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं इन रूल्स के रिगार्डिंग, या रूल्स की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है सोसाइटी के अंदर, तो उनको किस तरीके से मेंटेन करना है, इन्फोर्स कैसे कराना है इन रूल्स को इफेक्टिव तरीके से, तो यहाँ पे इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, ना ही इसकी कोई प्रॉपर अथॉरिटी है। तो बेसिकली प्राइमरी रूल्स के बारे में देख लिया हमने कि प्राइमरी रूल्स होते क्या हैं। तो प्राइमरी रूल्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, मतलब जो सोसाइटी को मेंटेन करते हैं, उसको एक बिहेवियर, मतलब किस तरीके से लोगों को बिहेव करना है वो ये बताते हैं, इम्पोज करते हैं, ड्यूटीज को इम्पोज करते हैं लोगों के ऊपर। ठीक है, और जिनको पूरी सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। एंड उनमें डिफेक्ट्स होते हैं जैसे कि अनसर्टेनिटी, स्टैटिक कैरेक्टर एंड इनसफिशिएंसी के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं सेकेंडरी रूल्स के बारे में। सेकेंडरी रूल्स में क्या बोला गया, द सेकेंडरी रूल्स इज अ power conferring which enable the legislature to modify their policies according to the changing needs of the society. The remedy for the defects of the primary rules and is out of the union of these two types of rules that law takes its worth. ठीक है, देखो पहला क्या कर रहा है, ये पावर कन्फर कर रहे हैं। सेकेंडरी रूल्स क्या करते हैं, पावर कन्फर करते हैं। तो एज पर द HLA हर्ट, सेकेंडरी रूल्स आर रूल्स दैट गिव पावर एंड अथॉरिटी टू द पीपल्स और इंस्टीट्यूशंस टू मेक चेंजेस, इंटरप्रेट एंड इन्फोर्स द लॉस। ओके, तो ये क्या करते हैं, पावर्स देते हैं इंस्टीट्यूशंस को, पीपल्स को पावर देते हैं कि वो कुछ चेंजेस कर सकते हैं एज पर द, जैसे सोसाइटी चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो भी लॉ एग्जिस्ट करते हैं उनको इन्फोर्स कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उनका अच्छे तरीके से। ठीक है, ये पावर्स जो कन्फर करते हैं ये एनेबल करता है लेजिस्लेशन को कि वो क्या कर सकती है, मॉडिफिकेशन कर सकती है, लेजिस्लेशन टू मॉडिफाई दीज पॉलिसीज को, जो भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग उनको कर सकते हैं। ठीक है, द रेमेडी फॉर द डिफेक्ट्स, अब देखो ये क्या डील करता है, ये जो डिफेक्ट्स दे रखे थे प्राइमरी रूल्स के अंदर, जो डिफेक्ट्स दे रखे थे उसके रिगार्ड, उसके लिए भी क्या देता है, ये रेमेडी देता है। ठीक है, दे क्या मतलब सिंपल टर्म्स देखेंगे तो ये हेल्प करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्राइमरी रूल्स। जो प्राइमरी रूल्स में जो प्रॉब्लम्स देखी थी हमने, अनसर्टिनिटी, स्टैटिक कैरेक्टर और इनसफिशिएंसी, उनको सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट और जो लेजिस्लेचर वो होते हैं, ये क्या करता है, ये सेकेंडरी रूल क्या करता है, उनको अलाउ करता है कि वो सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करें, लॉज को चेंज कर दें। ओके, and it is out of the union of these two type of rules। टू टाइप रूल्स मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो सेकेंडरी रूल्स, मतलब जो भी लीगल सिस्टम जो होता है हमारा, वो दोनों का ही मिक्सचर होता है। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि प्राइमरी रूल्स को हम बिल्कुल ही सोसाइटी से उसको हटा दें बिल्कुल ही, सेकेंडरी को लिया नहीं। सोसाइटी में जो लीगल सिस्टम जो चलता है, जो लॉ टेक्स इट्स बर्थ, जो सोसाइटी में लॉ एग्जिस्ट करता है ना, वो दोनों की वजह से ही करेगा। प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स का कॉम्बिनेशन ही क्या कर सकता है, एक सोसाइटी को अच्छे से मेंटेन कर सकता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल अगर हम इसमें लेके चलते हैं तो जैसे कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है टू मेक न्यूज लॉज। ठीक है, कोर्ट के पास में पावर होती है कि वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसमें डिफरेंस की बात करते हैं, तो डिफरेंस क्लियर क्लियर दिखता है इसमें कि प्राइमरी रूल्स क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं क्या, ड्यूटीज को इम्पोज करते हैं। सेकेंडरी रूल क्या करता है, कन्फर करता है, किस चीज को, पावर्स को कन्फर करता है। ठीक है, सेकेंड क्या है, प्राइमरी रूल्स क्या करते हैं, कंसर्न करते हैं एक्शंस विच इंडिविजुअल मस्ट डू और मस्ट नॉट डू, मतलब इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस वो ये बता रहे हैं। ठीक है, उनके राइट्स के बारे में बात नहीं कर रही गई है, बस वो ड्यूटीज बताई गई हैं उनके लिए। वाइल दे जो सेकेंडरी रूल्स होते हैं वो कंसर्न करते हैं कि किस तरीके से हमें लॉ को इम्प्लीमेंट करना है जिससे कि सोसाइटी में लोगों को उनके राइट्स भी मिले और उनकी ड्यूटीज भी मिले। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया है, ये रूल ऑफ रिकॉग्निशन है, टाइपिंग एरर हो सकता है। ठीक है, तो रूल ऑफ रिकॉग्निशन क्या बोलता है, रूल ऑफ जो रिकॉग्निशन है, अब ये नेक्स्ट कंसेप्ट है चलिए हर्ट का। तो इसमें क्या बोला गया है, तो देखो इसमें बोला गया है कि हर्ट्स पॉजिटिविज्म एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉ विद रेफरेंस टू द मेक टू द रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन बाइंडिंग फोर्स,
ऑफ विच डिपेंड अपॉन इट्स एक्सेप्टेंस। देखो इसमें क्या बोला है, रूल ऑफ रिकॉग्निशन क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द एचएलए हर्ट एवरी लीगल सिस्टम हैज अ रूल ऑफ रिकॉग्निशन। हर एक लीगल सिस्टम में क्या होता है, एक रूल ऑफ रिकॉग्निशन होता है। रूल ऑफ रिकॉग्निशन इन सिंपल टर्म्स में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो क्या देता है, लोगों को एक रिकॉग्निशन देता है, एक आइडेंटिटी देता है कि उनके क्या राइट्स होते हैं, किस तरीके से लॉ एग्जिस्ट करेगा, कौन से लॉ वैलिड होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये इनको क्या देता है, एक तरीके से रिकॉग्निशन देता है। ठीक है। एंड और बाइंडिंग फोर्स होती है विच डिपेंड करती है अपॉन इट्स एक्सेप्टेंस। जिस अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसकी बाइंडिंग फोर्स के बारे में बात करता है। जैसे कि अगर इट इज अ रूल यूज टू आइडेंटिफाई वेदर इज, मतलब इस ये क्या करता है, ये रूल क्या अगर आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा रूल जो है वो वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। ठीक है। ये क्या करता है, जैसे कि द वैलिडिटी ऑफ द लॉ इज टू बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द रूल ऑफ रिकॉग्निशन। रूल ऑफ रिकॉग्निशन के बेस पर ही हम क्या करते हैं, जो वैलिडिटी होती है लॉज की उनको टेस्टेड किया जाता है। ठीक है। एंड विच इज सिमिलर एज टू द ऑस्टिन्स जो थ्योरी सॉवरेन थी उसके सिमिलर ही है। तो इसमें क्या बोल रखा है कि क्या होता है कि एक लॉ इज अ कंसीडर वैलिड इफ इट इज सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूल ऑफ रिकॉग्निशन। अगर जो रूल्स और रूल ऑफ रिकॉग्निशन की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको कोई भी लॉ क्या कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है, तो वो वैलिड माना जाता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो इन इंडिया के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी लॉ पास किया जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है। ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर उसने जो लीगल प्रोसीजर होता है कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रिंसिपल्स दे रखे हैं उनको फॉलो किया है तो वो क्या माना जाता है, वैलिड माना जाता है। ओके। इन इजी डेफिन अगर इजी टर्म्स में अगर हम इसको समझें इसको रूल ऑफ रिकॉग्निशन को, तो rule of recognition is the rule that helps determine which rules are legally valid in the legal system। ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि कौन से रूल्स हैं जो कि लीगली वैलिड होते हैं लीगल सिस्टम के अंदर। सिंपल। देन हम आगे चलते हैं। हार्ट्स रूल ऑफ रिकॉग्निशन इज द सोल रूल इन द लीगल सिस्टम हुज बाइंडिंग फोर्स डिपेंड ऑन इट्स एक्सेप्टेंस। ठीक है। जो ये जो रूल ऑफ रिकॉग्निशन जो है इसका सोल रूल जो लीगल सिस्टम में क्या होता है, बाइंडिंग फोर्स। ठीक है। वही कि ये वैलिडेट करता है लॉस को, अगर ये वैलिडेट कर देता है तो वो क्या माने जाते हैं, वैलिड माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हार्ट का जो लॉ एंड मोरालिटी को लेकर क्या कंसेप्ट है इसका। ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि हर्ट डज नॉट रिजेक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेचुरल लॉ इन हिज पॉजिटिविज्म। देखो हर्ट ने क्लियरली नेचुरल लॉ जो है, बाकी जितने भी जूरिस्ट या स्कॉलर्स हुए हैं एनालिटिकल स्कूल के अंदर, क्योंकि हर्ट भी एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं, जितने भी हुए हैं उन्होंने क्या किया है कि नेचुरल लॉ को, सॉरी मोरल, हाँ नेचुरल लॉ एंड जो मोरालिटी है उसको बिल्कुल ही लॉ से सेपरेट कर दिया है। ठीक है। लेकिन हर्ट ने इसको पूरी तरीके से जो इम्पोर्टेंस है नेचुरल लॉ की इसको रिजेक्ट नहीं किया है। अनलाइक द ऑस्टिन एंड द केल्सन की तरह, हर्ट सेड दैट इट इज नेसेसरी फॉर द लॉ एंड मोरालिटी टू हैव सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ द नेचुरल लॉ एज अ लॉजिकल नेसेसिटी। उनके अकॉर्डिंग उनका मानना क्या है कि जो नेचुरल लॉ के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है, कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि नेसेसरी है कि वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है। मतलब उनका ये बिलीव है कि लॉ शुड कंटेन सर्टेन बेसिक मोरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्योंकि सोसाइटी जो है उन मोरल फंक्शंस के बिना क्या नहीं कर सकती, फंक्शंस नहीं कर सकती। ठीक है। एंड दस द मोरालिटी इज अ implicit in the Hertz positive law which he described as a union of primary and secondary rules जो हमने अभी डिस्कस किया है। and as a member of society individual feel morally born to abide by these rules both as a matter of complementary and supplementary to each other। देखो सिंपल सी बात यही है कि हाँ उनका मानना क्या है कि अगर किसी सोसाइटी के अंदर लॉ को अगर मेंटेन करके चलना है वैलिडेट तरीके से, तो हमको जो है मॉरल्स को भी क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ ये इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, हाउएवर ही मेंटेन दैट लॉ कैन स्टिल बी लीगली वैलिड होता है, अगर कोई मोरली बैड भी है, वो चीज गलत है तो भी वो वैलिड रहता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो एक बार मैं इसको दोबारा से कंसेप्ट को क्लियर करती हूँ कि लॉ एंड मोरालिटी वाला। ठीक है। देखो हर्ट क्या करते हैं, हर्ट ये बिलीव्ड करते हैं दैट लॉ एंड मोरालिटी आर कनेक्टेड होते हैं, पीपल को ओवे करते हैं लॉ को नॉट ओनली बिकॉज दे आर लीगली रूल्स बट ऑल्सो बिकॉज दे फील
मोरल ड्यूटी टू फॉलो देम, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको राइट्स के साथ साथ में ड्यूटीज भी दी गई। हालांकि ड्यूटीज अगर इन्फोर्स नहीं की जाती हैं, अगर ड्यूटीज को बाइंड नहीं है ड्यूटीज सिटीजन्स के ऊपर कि मतलब उनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। जैसे कि राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं, अगर कोई राइट्स इन्फ्रिंज होता है, वॉयलेट होता है, तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ड्यूटीज को अगर हम नहीं करते हैं तो उसके लिए एज अ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं है। ठीक है। तो लॉ इज अ, हम बोल सकते हैं कि एज पर द हार्ट क्या है, लॉ इज अ कॉम्बिनेशन है प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स का। एंड जो मोरलिटी है वो सपोर्ट करती है लॉ को, एंड लॉ हेल्प करता है सोसाइटी में जो मॉरल वैल्यूज होती हैं उनको मेंटेन करने में। ओके। एंड दे आर द फोर टाइप ऑफ मोरालिटी होती है, जैसे कि इम्पोर्टेंस, इम्यूनिटी फ्रॉम द डेलिबरेट चेंजेस, वॉलेंटरी कैरेक्टर टू द moral offenses, and forms of the moral pressures which separates it from the etiquettes, customs and other social rules। ठीक है। यूनियन। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म के बारे में। क्रिटिसिज्म ऑफ द एचएलए हर्ट के जो लॉ कंसेप्ट है उसका क्रिटिसिज्म किसने किया था? तो रोनाल्ड जो डॉर्किन डॉर्किन थे, उन्होंने इसका क्रिटिसाइज किया था। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि उन्होंने ये बोला है कि लॉ इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली द रूल्स, मतलब लॉ केवल रूल्स के ऊपर ही बेस्ड नहीं हो सकता। जैसे जो प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स के बारे में जो उन्होंने बात की है वो इनकम्प्लीट है। केवल लॉ जो है रूल्स के ऊपर ही बेस्ड नहीं हो सकता। जज यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल्स को, मॉरल वैल्यूज को डिसाइडिंग केसेस करने के लिए, लेकिन यही क्या नहीं हो सकते, पूरे सोसाइटी को सरवाइव करने के लिए लॉस नहीं हो सकते। ठीक है। एंड ही वॉज मैनी डाउट्स इन हिज कंसेप्ट एज अ यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स, एंड हर्ट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जूरिस्ट हु इम्प्रूव द एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। मतलब हर्ट एक ग्रेटेस्ट जूरिस्ट रहे हैं जिन्होंने जो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, एनालिटिकल जो स्कूल था या जो पॉजिटिविज्म था उसको क्या किया, इम्प्रूव किया है। The main base of this theory was to focus on the social constructive function of the law। मतलब सोसाइटी को सोशल जो कंस्ट्रक्टिव फंक्शन है उस पे ही इनका फोकस रहा है। ठीक है। ही हैज अ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द लीगल थॉट्स इन द मॉडर्न टाइम्स। ठीक है। तो ये हो गया, इनका कंसेप्ट हो गया। आई होप कि आपको, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा कोई कंसेप्ट है जो इसमें आपको समझ में नहीं आया हो, या ऐसा कोई टॉपिक रह गया है अब तक में तो क्लियर नहीं है, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आगे का जो हिस्टोरिकल स्कूल है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सो थैंक यू।